नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने करीम लाला, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के लिए काम किया, जो था मुंबई ब्लास्ट में शामिल। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं एजाज पठान की। एजाज पठान डोंगरी के मूर गली मोहल्ला में रहता था। एजाज पठान ने 7वीं कक्षा बीच में ही छोड़ दी थी। 1991 में एजाज पठान ने अपनी बचपन की दोस्त रुबीना से भागकर शादी कर ली थी। उसके 2 बच्चे हुए, उसका एक लड़का और एक लड़की है। पठान गैंग, जिसका एक दौर में मुंबई में सिक्का चला करता था, वो अपने दुश्मन को निपटाने में समय नहीं लगाते थे। मगर 1987 में पठान गैंग पूरी तरह कमज़ोर पड़ गई थी। गैंग में आपस में ही मनमुटाव आने लग गया था। कहते हैं जब 1987 में करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के बीच समझौता हो गया था तो गैंग बिखर सी गई थी। वहीं करीम लाला का खासम खास व्यक्ति माधो भाई ठक्कर करीम लाला के आदमियों को पुलिस से छुड़वाया करता था। माधो भाई पुलिस का एक बड़ा खबरी था। उसकी पुलिस और क्राइम ब्रांच में बड़े लेवल की जान पहचान हुआ करती थी। करीम लाला डायरेक्टली आगे नहीं आता था, वो माधो भाई को आगे करके अपने आदमियों को पुलिस गिरफ्तारी से बचाया करता था। पुलिस और करीम लाला के बीच में ताल्लुकात बेहतर बनने में माधो भाई का सबसे बड़ा रोल था। दाऊद से समझौते के बाद 1987 में कुछ हद तक करीम लाला ने अपने धंधों को छोड़ दिया था, जिसके बाद करीम लाला के कहने पर करीम लाला के करीबियों ने खुद से ही धंधों को देखना शुरू कर दिया। अब लोगों को धंधा बिना करीम लाला के चलाना मुश्किल था। करीम लाला उनको साफ जवाब दे चुका था। धंधों को चलाने के लिए पुलिस में जान पहचान भी होनी ज़रूरी थी, जिसके बाद उन लोगों को माधो भाई के अंडर काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा। माधो भाई के साथ इसमें एजाज भी था। कहते हैं जब समद खान, अमीरज़ादा और आलमज़ेब का मुंबई में दबदबा हुआ करता था और पठान गैंग की तूती बोला करती थी, तो उस समय एजाज पठान छोटे मोटे क्राइम ही किया करता था। लोग उसको जानते तक नहीं थे। मगर जब समद खान, अमीरज़ादा और आलमज़ेब मारे गए तो तब एजाज पठान ने बड़े लेवल के क्राइम किए, जिसके बाद लोग उसको जानने लगे थे। एजाज पठान और माधो भाई ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। वो समय भी आ गया जब दोनों ने करीम लाला के सगे 2 सालों को मारने का सोच लिया। उनको लगने लगा था कि करीम लाला के पास अब पावर नहीं है और उन्होंने धंधे को भी गुड बाय कह दिया है, तो उनके पास अब कहाँ कोई आदमी या कोई शूटर होगा। आपको बता दें, करीम लाला के 2 सगे साले थे, जिनका नाम था ईदू लाला और लल्लू लाला। करीम लाला के साले का मस्जिद बंदर के पास डांबर गली में दारू और जुए का अड्डा हुआ करता था। करीम लाला का साला, जिसका के नाम ईदू लाला था, उसका किसी क्राइम में नाम नहीं था। वो अपने मसले खुद निपटाता था। उसको उसके दारू के अड्डे से काफ़ी प्रॉफिट हुआ करता था। वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। इसी को देखते हुए एजाज पठान और माधो भाई की नज़र अब उसके अड्डे पे आ चुकी थी। कहाँ एजाज पठान और माधो भाई ने एक साथ करीम लाला के अंडर काम किया था, अब उसी की फैमिली के मेंबर को वो टारगेट करने चले थे। एजाज पठान और माधो भाई ने अपने साथ 2 भाई इरियास और इशात को जोड़ लिया। आपको बता दें, वो दोनों भाई डोंगरी के पठान थे। उनकी 24-25 साल की उम्र थी। वो दोनों करीम लाला के साले के दारू के अड्डे पर जाते, वहाँ मारपीट, तोड़फोड़ और गाली गलौज किया करते। ये सब वो एजाज और माधो के कहने पर कर रहे थे। ईदू लाला बीच बीच में अपने अड्डे पर आया करता था। जब उसको लड़ाई झगड़े का पता चला तो उसने उस इंसिडेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। 5 से 6 बार झगड़ा हो चुका था। जब बात बढ़ने लगी तो ईदू लाला ने उनको सबक सिखाने का सोच लिया। जब वो दोनों भाई फिर वहां आए तो ईदू लाला ने पहले ही अपने 8-10 लड़कों को तैयार रहने को कह रखा था। जब उन दोनों ने वहां आकर वर्कर्स के साथ लड़ाई करनी शुरू की, उनको मारना पीटना शुरू किया, तो ईदू लाला समेत उसका भाई और उसके आदमियों ने उन दोनों भाइयों को चॉपर से मार डाला। कहते हैं मारने से पहले ही एक व्यक्ति ने बता दिया था कि वो ये सब एजाज और माधो के कहने पर करते थे। ईदू लाला के कपड़े और हाथ खून में सने थे। वो अपने अड्डे से निकलकर एजाज के ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ माधो भाई बैठा हुआ था।
वहाँ के वॉश बेसिन में ईदुल्लाला ने अपने हाथों को धोया और माधो के पास के टेबल से ईदुल्लाला ने एक कपड़ा उठाया और फिर उस कपड़े से ईदुल्लाला ने अपने हाथ पोंछे। हाथ पोंछने के बाद ईदुल्लाला वहाँ से चला जाता है। माधो चुपचाप देखता रह जाता है। माधो के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इसके बाद ईदुल्लाला और ईदुल्लाला का भाई लल्लू लाला अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जब इसके बारे में करीम लाला को पता चला तो करीम लाला ने एजाज पठान और माधो भाई को फ़ोन किया और उनको चेतावनी दे डाली कि अब वो बच के रहें। करीम लाला की आवाज़ सुनकर वो सहम उठते हैं। एजाज पठान और माधो भाई गलतफहमी में जी रहे थे। उनको लगता था कि करीम लाला इसमें नहीं कूदेंगे, मगर अब सब उल्टा हो चुका था। एजाज पठान और माधो घबरा जाते हैं। फिर सीनियर पठानों की जमात बैठती है। कुछ हद तक मामले को शांत करवा दिया जाता है। अब ईदुल्लाला और लल्लू लाला को उस केस से बाहर निकलवाना था। पुलिस उनके पीछे थी। ईदुल्लाला और लल्लू लाला की खालिद बेकरी वाला नाम के शख्स के साथ बेहद ही अच्छी बना करती थी। उसकी बैंड्रा के क्राइम ब्रांच ऑफिसर से अच्छी जान पहचान थी। खालिद बेकरी वाला दोनों को बैंड्रा की क्राइम ब्रांच यूनिट में हाजिर करवा देता है। 3 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोनों बेल पर बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कोर्ट में 7 गवाह मुकर गए थे ईदुल्लाला और लल्लू लाला के खिलाफ गवाही देने से। पुलिस देखती रह गई थी। बताया जाता है अगर सीनियर पठानों की वो मीटिंग नहीं होती तो करीम लाला ने एजाज पठान और माधो भाई को मौत के घाट उतरवा देना था। करीम लाला के बाद एजाज पठान ने दाऊद के लिए भी काम किया। 1993 में AK-56 गन का एक जखीरा पाकिस्तान से मुंबई भेजा जाता है, मगर उन हथियारों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल पाया था। मुंबई ब्लास्ट के बाद उनको लगने लगा था कि मुंबई में दंगे होंगे जिसमें उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर मुंबई पुलिस ने जो एक्टिवनेस दिखाई उसके चलते अंडरवर्ल्ड के लोगों का वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। मुंबई पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। एजाज पठान और मुंबई ब्लास्ट में शामिल अन्य लोग ब्लास्ट से एक दिन पहले ही मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए थे। एजाज पठान दुबई में अपनी फैमिली के साथ कदम रखता है, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। जब सख्ती बढ़ती जाने लगी तो दाऊद दुबई से कराची में कदम रखता है। उसी के साथ एजाज पठान भी अपनी फैमिली के साथ कराची में शिफ्ट हो जाता है। जब कुछ समय एजाज पठान ने कराची में बिताए तो वहां उसका दाऊद के साथ मनमुटाव आने लगता है। एजाज पठान की दाऊद के भाई अनीस से बिल्कुल नहीं बना करती थी। एजाज पठान दाऊद के खिलाफ जाने लगा था। वहीं हैदर नाम के शख्स के साथ कराची में एजाज पठान का झगड़ा हो जाता है। करीमुल्लाह नाम के व्यक्ति के साथ भी एजाज पठान की लड़ाई हो जाती है। आपको बता दें, हैदर और करीमुल्लाह मुंबई ब्लास्ट केस में शामिल थे और वो कराची में ही रह रहे थे। करीमुल्लाह जो एक समय एजाज पठान को अपना गुरु मानता था, वो अब एजाज पठान के खिलाफ हो चुका था। करीमुल्लाह को अनीस इब्राहिम की सपोर्ट मिल चुकी थी। एक दिन एजाज पठान जब अपने छोटे से बेटे के साथ कहीं जा रहा था तो उस पर कराची में करीमुल्लाह और हैदर ने गोलियां चला दी। एक गोली एजाज पठान के बेटे के पेट में लगती है, वहीं दूसरी गोली एजाज पठान के मुंह में से होती हुई ब्रेन में चली जाती है और तीसरी गोली एजाज पठान के हाथ में भी लगती है। एजाज पठान और उसके बेटे को वहां के नज़दीक के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अच्छी किस्मत होने की वजह से वो बच जाते हैं। गोली लगने की वजह से एजाज पठान के ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया था। वहीं वो डायबिटिक्स का भी मरीज था, जिस वजह से उसके हाथ के जख्म को ठीक होने में काफ़ी समय लगा था। उसको बोलने में भी प्रॉब्लम आने लगी थी। दाऊद से दुश्मनी लेकर एजाज पठान इतनी आसानी से कहां बचने वाला था। दाऊद के ISI में कनेक्शन होने के कारण दाऊद एजाज को उठवा देता है। ISI ने एजाज पठान को काल कोठरी में बंद करके रखा। वहां एजाज को बहुत टॉर्चर किया गया, उसको बुरी तरह मारा पीटा गया। दाऊद एजाज को देखने आता था। एजाज की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। उसकी हालत को देखकर दाऊद वहां से चला जाया करता था।
एजाज पठान भी चालाक था, उसको पता चल जाता था कि दाऊद उसको देख कर गया है। आईएसआई वाले भी हैरान हो जाया करते थे कि उसको दाऊद के आने का कैसे पता चल जाता है। एजाज ने बताया कि उसको दाऊद के परफ्यूम की स्मेल की पहचान है। 3 महीने बीतने के बाद एजाज पठान को एक शर्त पर छोड़ा गया, अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर कराची को छोड़कर चला जाएगा। एजाज पठान अपनी फैमिली को लेकर कराची से दुबई चला जाता है। वहां जाकर एजाज पठान खालिद पहलवान को सब कुछ बताता है कि कराची में उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। खालिद पहलवान ने सबके साथ बनाकर रखी थी। खालिद पहलवान ने दाऊद के खिलाफ जाकर बहुत काम किए। खालिद पहलवान से अगर कोई मदद मांगने आ जाया करता था तो वो उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। खालिद पहलवान ने छोटा राजन से बात की। छोटा राजन ने एजेंसीज से बात करके एजाज को दुबई से भारत लाने की उनसे डिमांड की और उसके साथ नरमी से पेश आने की भी डिमांड की। 2005 में एजाज पठान को भारत लाया जाता है। अपने आखिरी दिनों में एजाज पठान मैंड्रग्स के धंधे में शामिल रहा, जिसमें छोटा राजन की भी बड़ी हिस्सेदारी थी। कहते हैं वो जेल से ही ड्रग्स के धंधे को चलाया करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एजाज पठान के गरीबी में दिन गुजरने लगे। उसने अहमद नाम के ड्रग डीलर से $1 लाख यानी के 40 लाख लौटाने को कहा था। वो पैसा उसने अपने किसी रिश्तेदार को देना था। एजाज पठान को हेल्थ समस्या आने लगी थी, जिसके चलते जून 2007 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह एजाज पठान का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी एजाज पठान की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।